स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल ये आपको क्वेश्चन दिया था, ए और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, ए पर और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है। क्लियर है बात? तो देखो कैसे निकालेंगे। ये इसका बड़े वाले का सेंटर है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टर इन कैविटी, कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटी इन कंडक्टर के हिसाब से जब आप देखोगे तो इस कंडक्टर के अंदर यहां प्लस है, तो यहां पर इसकी आउटर सरफेस पर, सॉरी इसकी इनर सरफेस पर जिसकी रेडियस r1 है, यहां पर कितना चार्ज आ जाएगा, ये माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, है ना, और ये तो प्लस क्यू है। अब ए पॉइंट की बात करते हैं हम, एट ए पॉइंट की बात करते हैं। तो ए डिस्टेंस पर यहां पे देखो, अगर जो है माइनस क्यू है तो यहां सिमेट्रिकली कितना चार्ज आ जाएगा भाई, यहां पर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, इट विल बी प्लस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले प्लस क्यू की वजह से और इस वाले प्लस माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, जो कि r1 दूरी पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ए, ये जो बाहर वाला चार्ज है इंडक्शन के द्वारा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। क्यों होगी जीरो भाई? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जो चार्ज है तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से दूर होती है, तो अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी इस प्लस क्यू की वजह से। दूसरा, ये माइनस क्यू है, यहां पे अगर माइनस क्यू इस तरीके से है तो इस माइनस क्यू की वजह से भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये इनसाइड है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी भी जीरो होगी, और केवल इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू की वजह से ही होगी, और वो कितनी होगी, के क्यू अपॉन r1 स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर के क्यू अपॉन r1 स्क्वायर आ जाती है। अब बोर्ड पे देखो, यहां पे तो कंडक्टर है, ये तो कंडक्टर है और ये सब कंडक्टर है, ये सब, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, जीरो ही होती है। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही जीरो होती है। तो बी पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई और ए पे ये आ गई। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल की। ए पर कितना पोटेंशियल होगा, ध्यान दो, पोटेंशियल यदि ये प्लस क्यू चार्ज है तो अंदर की ओर यदि इसकी रेडियस है, कहीं भी पॉइंट हो तो, और ये डिस्टेंस कुछ भी हो, तो इनसाइड जो पोटेंशियल होता है वो के क्यू अपॉन आर होता है। क्लियर है क्या बात? तो ए पॉइंट की हम बात करें तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल ए पॉइंट पर किस किस की वजह से होगा, एक तो क्यू की वजह से होगा। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इस सेंटर पे रखे प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन r1। दूसरी बात, इस माइनस क्यू की वजह से माइनस क्यू के अंदर, है ना, और इसकी रेडियस कितनी है भाई, कैपिटल R1, और ये पॉइंट इसके अंदर है, तो जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल R1 होगा। साथ में इस चार्ज के लिए भी ये पॉइंट अंदर है, और इनसाइड जो पोटेंशियल होता है वो के क्यू अपॉन R2 होगा। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। क्लियर है क्या बात? ये है। तो यहां पे एट ए एंड बी दोनों में लिख देता हूं। अब बोर्ड पे देखो, इस पॉइंट पर बी पर पोटेंशियल लिखना है, तो बी पर पोटेंशियल किस किस चार्ज की वजह से होगा, इस चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल होगा, इस चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल होगा, और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा। समझ में आई बात? तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल और लिखना है मेरे को। तो बोर्ड पे देखो, ये देखो, आप इसे कंसीडर करो, ये जो इनसाइड ऑफ द कैविटी है, इनर सरफेस ऑफ द कैविटी, इस पे चार्ज कितना आया भाई, ये माइनस आया, और यहां पे कितना है, प्लस क्यू, तो ये डिस्टेंस जो है x है। तो बोर्ड पे देखो जरा, ये प्लस क्यू की वजह से यहां पर पोटेंशियल, इस पर प्लस क्यू की वजह से के क्यू अपॉन एक्स होगा। साथ में ये जो चार्ज है ये माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से
के क्यू अपॉन, और इसे कहां मान लेंगे हम, सेंटर पे, और इसकी भी डिस्टेंस क्या है, एक्स। तो माइनस क्यू की वजह से भी पोटेंशियल जो होगा माइनस के क्यू अपॉन एक्स होगा। तो इसका मतलब ये चार्ज और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल कुल मिला के 0 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो मैं यहां लिख देता हूं, जो वीबी पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन एक्स, के क्यू अपॉन एक्स तो इसकी वजह से, और इसकी वजह से भी माइनस के क्यू अपॉन एक्स होगा। क्लियर है क्या बात? अब बोर्ड पे देखो, अब बची बात इस चार्ज की। अब इस चार्ज के लिए पोटेंशियल यहां पे हमें निकालना है, यहां पे निकालना है। तो बोर्ड पे देखो, ये एक कंडक्टर है, इसकी डिस्टेंस यहां से आर कितनी दी थी अपन ने, R2 दी थी। ये सेंटर है मान लिया C2, ये सेंटर था C1। तो ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर एक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हम ध्यान में रखेंगे। तो इस चार्ज की वजह से इसके सेंटर पर, क्योंकि ये सेंटर जो है, ये सेंटर C2, तो इस चार्ज के लिए सिमेट्रिकल है। तो इस चार्ज की सिमेट्री के कारण यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, वो इस पॉइंट पर पोटेंशियल के क्यू अपॉन R2 होगा। बात समझ में आई? लेकिन ये पॉइंट कहीं भी हो, क्योंकि एक कंडक्टर एक पोटेंशियल, तो इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल इसके सेंटर पर है वही पोटेंशियल बी पर भी होगा। समझ में आई बात? तो बी पर पोटेंशियल वही होगा जो इसके सेंटर पर होगा, और सेंटर पर पोटेंशियल के क्यू अपॉन R2 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, तो दिस इज द पोटेंशियल एट बी। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके है क्वेश्चन, है ना? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन, मतलब और भी कुछ भी बनेगा आपको पता ही चल जाएगा, है ना सब। दो कैविटी भी दे सकता है वो, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, है ना? मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट और समझा देता हूं, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है? जैसे मान लिया हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, मान लिया ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है। यदि मैं इसे प्लस क्यू चार्ज को यहां पे रखता हूं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी, है ना, तो उसकी वजह से ये अफेक्टेड हो सकता है। तो हमें क्या करना है, इस इंस्ट्रूमेंट को इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से यदि शील्ड करना है, ताकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसे प्रभावित ना कर पाए, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में हम क्या करेंगे, यदि हमारे पास एक कंडक्टर है और उसके अंदर हम कोई कैविटी बना देते हैं, रेगुलर और इरेगुलर शेप की, और यहां पर ये चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, तो हम इस इंस्ट्रूमेंट को यदि इस कैविटी के अंदर हम रख देते हैं, तो ये इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इसको प्रभावित नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जैसे ही मान लिया आप प्लस क्यू चार्ज दोगे, तो जैसे ही आप प्लस क्यू चार्ज दोगे, तो यहां पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और यहां पे प्लस प्लस चार्ज आ जाता है। इस पॉइंट पर जो चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करेगी। कैसे? ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी परपेंडिकुलरली, ऐसे जाएगी, ऐसे परपेंडिकुलरली, है ना, और ऐसे जाएगी परपेंडिकुलरली, और फिर इधर से निकल जाएगी ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? ऐसे। तो इधर तो इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ऑब्वियसली इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 90 डिग्री पर परपेंडिकुलरली निकलती है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कभी भी इस कंडक्टर को एंटर नहीं कर सकती। तो आप यहां पर इस इंस्ट्रूमेंट को सेफली रख सकते हो। दिस इज द व्हाट, दिस इज द कैविटी। तो इस तरीके से कंडक्टर के अंदर कैविटी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का वर्क करती है। क्लियर है क्या बात? और हमारे इंस्ट्रूमेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होते। क्लियर है क्या बात? तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, कैविटी इनसाइड कंडक्टर act as electrostatic shielding for
इंस्ट्रूमेंट, 4 इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर है क्या बात? यही कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये क्या है? दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, दिस इज इंस्ट्रूमेंट, है ना। अभी मैं जो आपने डाउट भेजे हैं सी वर्मा के, वो मैं डिस्कस कर देता हूं, ठीक है बेटा? ठीक। हाँ भाई, ये देखो इस तरीके से है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना, तो इसे पढ़ लो एक बार। क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ए स्मॉल सर्किल इज ड्रॉन विद द सेंटर एट द ओरिजिन कटिंग द एक्सिस एट पॉइंट ए बी सी डी हैविंग कोऑर्डिनेट a, 0 0, a। क्लियर है क्या बात? -a, 0 एंड 0, -a। एक सर्किल बनाया हमने ऐसे करके, और ये क्या है? a पॉइंट है, ये b है, ये c है, ये d है। क्लियर है क्या बात? द पोटेंशियल इज मिनिमम एट। अब बोर्ड पे देखो, जैसे मान लिया y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहां पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है क्या बात? द पोटेंशियल इज मिनिमम एट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यहां पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम कहां पर होगा? ऐसे है ना, सर्किल इज ड्रॉन विद द सेंटर एट द origin cutting the A B C D। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, ये तो पता नहीं है हमें। इज मिनिमम एट, तो ए आंसर नहीं आया इसका बेटा। आंसर क्या दे रखा है इसका सौजन्या? हाँ, तो ए ही होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो सबसे एंड में पॉइंट कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है, तो सबसे मैक्सिमम तो यहां पर होगा और सबसे मिनिमम यहां पर होगा, तो ए पर होगा इस तरीके से। क्लियर है क्या बात? है ना। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 52 है नेक्स्ट, ये देख लेता हूं मैं। इस क्वेश्चन नंबर 52 पे मैं इसे साफ कर देता हूं एक बार ऐसे। क्वेश्चन नंबर 52, block mass m containing positive charge terminate horizontal electric field switch on electric collision elastic time period oscillation। क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है? बोर्ड पे देखो, ये सिंपल मैकेनिक्स का ही क्वेश्चन है कि यहां पे आपने इसे प्लस क्यू चार्ज दे दिया और यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है भाई? इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, तो जैसे ही आप इसे प्लस क्यू चार्ज दोगे, क्लियर है क्या बात, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दोगे, तो इस पर एक कांस्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई लगने लगेगा। तो यदि इसका मास m है, ब्लॉक का मास m है, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा, और एक्सेलरेशन कितना आएगा? F नेट इज इक्वल टू m में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन m। जो फोर्स होगा इट विल बी इक्वल टू क्यू ई अपॉन m होगा। क्लियर है क्या बात? तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन आएगा, इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी u है, तो क्या होगी बताओ? जब इनिशियल वेलोसिटी u होगी तो इस प्लस क्यू पर फोर्स लगेगा, एक्सेलरेट होगा, इधर भागेगा, तो इधर भाग करके इसकी कुछ वेलोसिटी आ गई होगी। जितनी वेलोसिटी से ये टकराएगा, जितनी वेलोसिटी से ये टकराएगा, ये d है, तो वेलोसिटी कितनी आ गई होगी? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। क्लियर है क्या बात? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो जो
यहां पर स्पीड आएगी 2, एक्सेलरेशन कितना है भाई QE बाई m, और s कितना है d। क्लियर है बात। अब बोर्ड पे देखो, वैसे उसने वेलोसिटी पूछी नहीं है, उसने तो ये पूछा है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन कितना होगा। सही है बात। बोर्ड पे देखो, जब ये यहां पर टकराएगा तो इलास्टिक कोलिजन होने की वजह से ये वापस v वेलोसिटी से आएगा, तो इस पर तो v वेलोसिटी से रिटर्न करेगा और वेलोसिटी v कितनी होगी, इतनी होगी। तो जब ये रिटर्न कर रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी इधर की ओर ही है और ये प्लस क्यू है। तो अब की बार इसमें अभी तो यहां पर इस मोशन में एक्सेलरेशन था, वेलोसिटी बढ़ रही थी। तो अब बोर्ड पे देखो, इस मोशन में यहां पर फोर्स तो इस पे क्या लगेगा, इधर ही और लगेगा, और वेलोसिटी इधर की ओर है। तो वेलोसिटी तो इधर है और फोर्स इसमें अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो इसमें अब की बार रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन क्लियर है क्या बात। तो रिटार्डेशन होगा तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी। यहां पर वेलोसिटी v थी, तो देखो ध्यान से, ये जब इस पॉइंट पर आएगा, बोर्ड पे देखो, जब ये v वेलोसिटी से टकराएगा, v से वापस आएगा, और इसकी रिटार्डेशन होते होते वेलोसिटी फिर से फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी इसी पॉइंट पर, ऐसे करके। फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी इसी डायरेक्शन में, यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मान लिया वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी 0। तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो फिर से ये अपनी मोशन को स्टार्ट कर देगा ऐसे, तो फिर से उधर जाएगा, टकराएगा, v वेलोसिटी से वापस आएगा, फिर से इधर आकर के रुक जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसे एक्सेलरेट करेगी, रिटार्डेट करेगी, एक्सेलरेट करेगी, रिटार्डेट करेगी। तो इस प्रकार से ये इन दोनों पॉइंट A और B के बीच में ऑसिलेटरी मोशन करता रहेगा। बात समझ में आ रही है नहीं सौजन्या। तो हमें एक तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन तो मीन पॉइंट के अबाउट इधर इधर ऑसिलेटरी मोशन होती है। तो ऐसा इसमें कोई मीन पॉइंट है नहीं, इसमें तो केवल जाएगा, यू से जाएगा, टकराएगा, वापस आएगा, रुक जाएगा। तो एक तो इसमें पीरियडिक मोशन होगी, यानी कि ऑसिलेटरी मोशन होगा, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। साथ में इसका टाइम पीरियड कितना होगा वो मैं आपको बता सकता हूं। कैसे, यहां से लेके ए से लेके बी तक की हम बात करें, ए टू बी, तो ये टोटल डिस्टेंस डी दे रखी है, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी तो पार्टिकल की 0 थी, यहां से लेके यहां तक टाइम t है, तो डिस्टेंस d है। साथ में इसका त्वरण एक्सेलरेशन जो है वो QE अपॉन m है और t स्क्वायर। तो t कितना आ जाएगा भाई, t आ जाएगा √2md अपॉन QE आ जाएगा। तो ये टाइम a से b तक के लिए आया। अब b से a तक का भी टाइम सेम ही होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन और कांस्टेंट रिटार्डेशन में सिमेट्री से आप कह सकते हो कि जो टोटल टाइम पीरियड होगा वो 2t के इक्वल, यानी 2√2md अपॉन QE के बराबर ही होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से इसका टाइम आंसर चेक कर लो, टोटल टाइम ऑफ पीरियड, टोटल टाइम पीरियड इतना ही आ रहा होगा। हाँ, तो ये ऑसिलेटरी मोशन होगा ये। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 18 है ना, ये भी एससीवी का ही क्वेश्चन है। तो ए हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, क्लियर है बात। साथ में एक इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ऐसे, और ये इधर रिवॉल्व करता रहता है यूं करके, और इसकी जो रेडियस होती है आर नॉट की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉन होती है। क्लियर है क्या। इन ग्राउंड स्टेट एटम इज द हाइड्रोजन एटम इज सेड टू बी इन ग्राउंड स्टेट, फाइंड द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ। तो आपको इस प्रोटॉन
इस प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, इस प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, और जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर, दोनों पर चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है। माइनस साइन को छोड़ देंगे क्योंकि हम केवल और केवल मैग्नीट्यूड निकाल। आर कितना है आर नॉट, ये आर नॉट है, यानी 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो इससे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना निकल करके आता है, आ रहा है कितना आ रहा है ये 4.3। अच्छा इंटू 10 की पावर कितना आ रहा है 10 की पावर माइनस 8, और दिया कितना है 8 पॉइंट रूट टू 8.2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 है। तो, तो इसका मतलब इन ग्राउंड स्टेट डबल फोर्स आ रहा है इसका, डबल कैसे आएगा? हाँ 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 हाँ, सही बात है, एक मिनट रुको। 2.56 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 0.53, हाँ 4.34 ये आ रहा है। तो डबल कैसे आ रहा है? The hydrogen atom said to be in ground state. Find the magnetic force between proton in the in its ground state. तो फोर्स तो यार यही आएगा, दुगना आ रहा है, इसका मतलब है। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी जो मैंने करी। 0.53 करेंगे तो आएगा, बिल्कुल सही आ रहा है। आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, यहां पे 0.53 से डिवाइड किया है आपने, 0.53 के एंगस्ट्रॉन स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो आंसर ये आ रहा है बेटा, सही आ रहा है ना। केवल 0.53 से डिवाइड किया ना आपने, तो 0.53 से 2 बार डिवाइड करना है, सेम आंसर आ रहा है फिर। अभी देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन सा वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा आप? ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना। हाँ आराम से पूछ लो। हाँ तो 6 में ये मैंने ऐसा क्वेश्चन कुछ कुछ तो कराया था ना, जैसे ये v वेलोसिटी से जा रहा है और हाँ यूनिफॉर्मली चार्ज रोड है। यूनिफॉर्मली चार्ज रोड का मतलब है इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है। तो आपको यह बताना है कि इस क्यूब से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपको ग्राफ खींचना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वर्सेस किसका, इधर क्या दे रखा, टाइम दे रखा मेरे ख्याल से, है ना। तो बोर्ड पे देखो, अब थोड़ी देर में क्या होगा, ये इसमें एंटर कर जाएगी ऐसे करके, बोलो करेगी ना। ये v वेलोसिटी से चल रही है, तो यदि मैं x मान लू, इसे x मान लू, तो इसकी वेलोसिटी v है, तो ये x बढ़ता जाएगा, ये जैसे एंटर करती जाएगी। तो इसमें जो फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से लिंक फ्लक्स क्या होगी, लिंक फ्लक्स होती है चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये लैम्डा कूलम पर मीटर मैंने मान लिया, तो इसका मतलब है
1 मीटर में लैम्डा कूलम है, तो x मीटर में जो चार्ज होगा यही तो होगा Q इनक्लोज्ड, तो x मीटर में जो चार्ज होगा वो लैम्डा x होगा, तो Q इनक्लोड लैम्डा dx होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? तो बोर्ड पे देखो, तो जो आउटवर्ड फ्लक्स होगी इससे लिंक फ्लक्स, इसके अंदर चार्ज इंक्लोज्ड कितना है, लैम्डा एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ गई बात समझ में? तो बोर्ड पे देखो, तो जो x होगा वो x टाइम के साथ निकालें तो x बराबर vt से, तो जो आउटवर्ड फ्लक्स होगी वो लैम्डा इंटू v इंटू टी के बराबर होगा, और ये आउटवर्ड फ्लक्स होगी। क्लियर है के बात? तो जो आउटवर्ड फ्लक्स होगी वो टाइम के साथ ऐसे बढ़ेगी, क्योंकि ये रॉड इसके अंदर क्या होती जाएगी बेटा, एंटर होती जाएगी। तो कब तक ये फ्लक्स कब तक बढ़ती जाएगी ये बताओ। ये जो रॉड है इसकी लेंथ है L और इस क्यूब की लेंथ है L/2, तो ये कब तक बढ़ती जाएगी, ये अब तक बढ़ती जाएगी जब तक कि इसकी L/2 लेंथ इसके अंदर ना एंटर हो जाए। बात समझ में आ रही है नहीं? अब फिर क्या होगा फिर तो इस क्यूब में इस तरीके से सिचुएशन बनेगी ऐसे, तो इस स्थिति में इस क्यूब से लिंक फ्लक्स मैक्सिमम होगी, और अभी भी मैक्सिमम होगी क्योंकि ये रोड का L/2 पोर्शन इसके अंदर ही रहेगा। उसके बाद क्या होगी भाई, उसके बाद ये निकलना चालू करेगा ऐसे, है ना, थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं, चलो ऐसे ऐसे, और ये फिर डिस्टेंस जो है x डैश ये कम होती जाएगी, तो फ्लक्स फिर से लीनियरली डिक्रीज होती जाएगी, और थोड़ी देर बाद सारी की सारी रोड इसमें से बाहर आ जाएगी ऐसे। ये v वेलोसिटी से चल रही है, ये v वेलोसिटी से चल रही है। तो क्या होगा, पहले फ्लक्स लीनियरली इंक्रीज करेगी, और जब ये रॉड इसके अंदर L/2 होगी और ये L/2 ऐसे मूव करती जाएगी, तो इससे लिंक फ्लक्स हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रह जाएगी, और कांस्टेंट ही रहेगी कुछ समय के लिए, और फिर क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी टाइम के साथ। बात समझ में आ रही है नहीं सौजन्या? दिस इज द ग्राफ ऑफ द फ्लक्स। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया भी था। अब बस आपको इसमें अगर जो वो है, तो आपको यहां पर मैक्सिमम फ्लक्स निकाल लेनी है, और ये जो टाइम होगा ना, ये टाइम T1, T2, T3 इसे भी निकाल लेना चाहिए, क्योंकि T1 कितना होगा, जब ये पूरी एंटर कर जाएगी तो S बराबर VT से, तो T1 L/2 अपॉन V, ये L/2V होगा, ये L/2V पे हो जाएगा। क्लियर है बात? दूसरी बात, ये कांस्टेंट कब तक रहेगी, जब तक कि ये इसमें पूरा इस तरीके से ना हो जाए, यानी कि ये जो पॉइंट है यहां से स्टार्ट हुआ था यहां से, और ये यहां तक पहुंच जाए जब तक ये पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट L डिस्टेंस कवर कर ले। क्लियर है क्या बात? तो ये कांस्टेंट रहेगा, तो ये S बराबर UT से, तो टाइम होगा L/V, तो यहां पर टाइम जो होगा वो L/V होगा, और फिर जीरो कब होगी, इस स्थिति में जीरो होगी। कैसे, यहां से स्टार्ट किया, तो रॉड ये तो इस टाइम तक तो मैक्सिमम होगी, है ना, और जब ये पूरा निकल जाएगा ये रहा, तो इसका मतलब इस पॉइंट ने यहां से लेके यहां तक की कितनी, ये तो L है और ये L/2 है, तो टोटल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितनी कवर करी, 3L/2। तो S इज इक्वल टू UT से T3 जो आएगा वो 3L/2 अपॉन V, तो यहां पे जो आंसर आएगा, ये जो टाइम आएगा 3L/2V आएगा, 3L/2V टाइम पर ये मिनिमम हो जाएगी। और मैक्सिमम फ्लक्स यदि आपको निकालना है, तो मैक्सिमम फ्लक्स ये कितना होगा, Q/2 होगा, और ये Q/2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ये रहा मैक्सिमम फ्लक्स। अगर जो टोटल चार्ज इस पे Q है, तो मैक्सिमम फ्लक्स, जब मैक्सिमम चार्ज इसके अंदर होगा और मैक्सिमम चार्ज आधा होगा इसमें, मैक्सिमम चार्ज Q/2,
तो फ्लक्स क्या हो जाएगी, फ्लक्स होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये है चार्ज Q, तो मैक्सिमम चार्ज Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इस तरीके ऐसे है। तो देखो अब इसे तो मैं इसे साफ कर देता हूं, और एक क्वेश्चन और है उसे भी मैं कंप्लीट कर देता हूं। ये भी मतलब अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझना होगा केमिस्ट्री में। तो बेरिलियम में क्या होता है भी, एटॉमिक नंबर कुछ पता है क्या? यहां पे 4b7 होता है, 4b8। अरे बेरिलियम होता है ना, हलीबी, BCNO फ ना मग अल सी पस सिली, ऐसे यही तो होता है। इसमें 3 आते 4, चलो मास तो छोड़ो, 4b7 या 4b8 होता है ना लगभग। तो हमें तो एटॉमिक नंबर यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से लेना है। क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ देखो। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना आता है क्या, 1s2 2s2 ऐसे करके लिखेंगे ना। तो ये तो 1s इलेक्ट्रॉन है, ये 2s इलेक्ट्रॉन है। ये केमिस्ट्री में आपको सिखाते हैं, और नहीं भी सिखाते तो मैं बता रहा हूं। तो बेरिलियम एटम है जैसे, तो इसमें 4 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन का मतलब होता है +4e, ये प्रोटॉन है, ये 4 न्यूट्रॉन है, और ये पहली ऑर्बिट है 1s। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहां पे एक यहां पे, है ना भाई। ये 1s वाले पहली ऑर्बिट के, ये 1s2 2s2 2p6 ऐसे करके होता है ना। तो इसकी दूसरी ऑर्बिट में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बन गया बेरिलियम का न्यूक्लियस। इसमें 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन। ये 1s वाले हो गए, ये 2s वाले हो गए। ये कहानी हो गई इसकी। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, न्यूक्लियस है, और ये जो न्यूक्लियस है इसे मैं 4p + 4l लिख रहा हूं। तो इसकी रेडियस दे रखी है न्यूक्लियस की, और न्यूक्लियस की रेडियस 10⁻⁻15 मीटर दे रखी है। और होती है ये, है ना, 10⁻⁻15 मीटर का ऑर्डर का ही न्यूक्लियस होता है। एट एवरेज डिस्टेंस, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये यहां से इनकी एवरेज डिस्टेंस दे रखी है, ये इसे मैं R1 मान लेता हूं। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसकी रेडियस इन्होंने 1.3 इंटू 10⁻11 मीटर दी हुई है। साथ में जो ये 2s इलेक्ट्रॉन है, ये वाले आउटर वाले, तो उसकी रेडियस में R2 मान लेता हूं, और उसकी एवरेज डिस्टेंस 5 इंटू 10⁻11 मीटर दे रखी है ना। तो ये पूछा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पर। ए पॉइंट पे कहां पे निकालने इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट जस्ट इनसाइड 1s क्लाउड। जैसे ये 1s क्लाउड के इलेक्ट्रॉन है, इसके जस्ट इनसाइड यानी मतलब यहीं पर, यहां पर जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है पहली ऑर्बिट में, इसके जस्ट इधर, तो यहां पे तो 4p इलेक्ट्रॉन है यानी 4e है। न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी बेटा? इन 4e की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी, और E1 की वैल्यू KQ अपॉन R² होगी। तो K तो हमें पता ही है, 9 इंटू 10⁻9 होता है। और जो चार्ज होगा, ये चार्ज न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा? 4e, है ना। तो 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन, ये रेडियस कितनी है भाई? ये है R1, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस R1, 1.3 इंटू 10⁻11 मीटर का स्क्वायर होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड द क्लाउड ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट इनसाइड द। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके है। दूसरा बोर्ड पे देखो, ये कह रहा है बी पॉइंट में ए पॉइंट जस्ट इनसाइड 2s इलेक्ट्रॉन। जैसे कि ये 2s इलेक्ट्रॉन है, तो इसके जस्ट इनसाइड यहां पर
ये तो हो गई न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है यानी 4e। ये हो गई फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गई सेकंड ऑर्बिट। तो यहां पर पूछना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसमें हम R2 लेंगे। हाँ भाई, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2 जस्ट इनसाइड द क्लाउड ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे KQ अपॉन R2 स्क्वायर आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, और जो Q होगा ये 4e की वजह से 4 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन R2 स्क्वायर, यानी ये रहा 11 का स्क्वायर ही करना, पिछले क्वेश्चन की तरह गलती मत कर देना। तो आप इसे जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा